हरे कृष्णा। क्या आपका भी सिलेबस अधूरा है? पूरा हो भी गया तो रिवीजन नहीं हुआ? पढ़ा तो है पर समझ में कुछ नहीं आया? एग्जाम पास में है और डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। साथियों, यह है क्लास 10th आरबीएससी हिंदी 80 में से 80 मार्क्स सीरीज। इस सीरीज में हम आपकी बुक हिंदी को पूरा सिलेबस यानी 12 अध्याय होंगे क्षितिज के और 3 अध्याय होंगे कृतिका के। ऑलराइट, और 3 मॉडल पेपर, ताकि ये आपका 100% पेपर हमारे द्वारा बताई गई वीडियो से मिले, तो सब एक ही जगह पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ आपके लिए 3 बोनस पॉइंट है और एक ऐसा सीक्रेट जो वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस शर्त एक है कि वीडियो को पूरा देखना है, फिर 80 में से 80 मार्क्स पक्के कंफर्म है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। साथियों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 के अंदर जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका सिलेबस किस प्रकार आएगा, आपका पेपर साथियों किस प्रकार आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे आपके अपठित बोध जो कि 12 अंक के होंगे, फिर रचना आएगी जो 14 अंक की होने वाली है, फिर व्यवहारिक व्याकरण आएगी जो 10 अंक की होगी, और फिर आपका क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, इसका 33 नंबर का है, यानी 33 नंबर की आपकी क्षितिज भाग 2 है और 11 नंबर की है आपकी कृतिका भाग 2। ठीक है साथियों, इस प्रकार आपका पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्षितिज भाग को और कृतिका को यानी 13 और 33 और 11 टोटल हम आपके 44 नंबर पक्के कर देंगे साथियों, और उसके बाद जो पीछे बचेंगे 33 नंबर वो मॉडल पेपर से पूरे के पूरे कवर करवा दिए जाएंगे। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो, और बहुत सारी आपके लिए सीक्रेट बोनस पॉइंट है जो वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके काव्य खंड के बारे में, जो क्षितिज भाग 2 का है पहला काव्य खंड। इसके अंदर कुल 6 अध्याय है। आ जाओ स्टेप बाय स्टेप सबको समझते हैं। तो आपका पहला अध्याय है, उसका नाम है सूरदास। ठीक है, किसका? हिंदी क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का पहला पार्ट है सूरदास। इसके अंदर क्या है वो जानते हैं। अकाल से सूखी धरती पर भोजन और जल की कमी ने जीवन को संकट में डाल दिया था। यानी जो सूरदास का जीवन था वो अकाल के कारण संकट में आ गया था। ऐसे भयावह वातावरण में कवि 2 शास्त्रों को देखता है, यानी इस भयानक वातावरण को कवि 2 भागों में देखता है। कौन कौन से? एक तो घायल और दूसरा उसका रक्षा करते हुए उसकी देखभाल कर रहा है। यानी एक तो वो जो वो खुद घायल है और दूसरा वो जो उसकी देखभाल करके रक्षा कर रहा हो। अकाल की कठोर स्थिति के बीच ये दृश्य प्रेम, करुणा और सहचर्य को शक्ति उजागर करता है। कविता बताते हैं कि कठिनतम समय में भी प्रेम और जिम्मेदारी जीवित रहती है। प्रकृति की क्रूरता और जीवों के आपसी स्नेह पर तीव्र विरोध कविता को आत्यंतिक मार्मिक बनाता है। यानी साथियों, सूरदास जो आपके 15 से 20 पेज के अंदर बनना था वो मैंने सिर्फ और 5 से 6 लाइनों के अंदर पूरा सारांश बता दिया। पूरा का पूरा यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। पूरा का पूरा यही है, बस आपको घुमा फिरा कर आगे ले जाया गया था। तो इसके अंदर क्या है, सूरदास जी थे, अकाल पड़ गया था। ठीक है, और उस समय जीवन यापन करना कठिन हो गया था। उस समय वो 2 रूपों को देखा, एक तो खुद की घायल अवस्था देखी थी और दूसरा वो जो उनकी रक्षा करता था, उनकी देखभाल करता था, वो चीज। तो इसकी मध्य क्या साबित होता है कि प्रेम और करुणा के आगे सब कुछ बेकार है। यानी प्रेम जहां पर होता है वहां पे कोई नहीं डिगा सकता किसी को। मतलब कविता बताती क्या है कि कितना भी कठिन समय हो, अगर प्रेम और जिम्मेदारी जीवित रही तो इंसान जिंदा रहता है। इस प्रकार जो प्रकृति की क्रूरता होती है, जीवों के प्रति आपसे स्नेह होता है, उनका पूरा मार्मिक चित्रण किया है। ये सूरदास का पूरा पाठ का सारांश था। आई होप ये पाठ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल और सुधार करेंगे। दूसरा अध्याय आपका साथी तुलसीदास, जो है राम लक्ष्मण संवाद और परशुराम संवाद। ठीक है, इसको जानते हैं। यह प्रसंग वाक कला, रणनीति और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। यानी जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था उस समय परशुराम जी क्रोधित होकर आए थे। राइट, तो यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी खड़े थे, तो इनके मध्य जो संवाद हुआ ना वो एक रणनीति और धैर्य का अद्भुत है। यानी किस प्रकार परशुराम जी चिड़चिड़े थे और राम धैर्यवान थे, और कैसे परशुराम जी को एकदम नीचे एकदम ऐसे क्रोधित से एकदम शांत कर दिया था, वो सब कुछ है। तो यहाँ पे धैर्य और रणनीति का अद्भुत उदाहरण है। परशुराम क्रोधित हैं लेकिन शिव धनुष तो टूट गया। अब क्रोध करने से क्या होगा? शिव धनुष तो टूट गया। वे इस अपराधी को दंडित करना चाहते थे। ठीक है, लक्ष्मण जी अपनी तीखी, व्यंग्यपूर्ण और चतुर वाणी से परशुराम को क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो लक्ष्मण जी थे वो परशुराम के क्रोध शांत करने की कोशिश कर रहे थे चतुर वाणी से और व्यंग्य से, लेकिन हुआ क्या? वो शांत नहीं हुए। संवाद में हास्य, तर्क और साहस का मिश्रण है। यानी इसके अंदर क्या है? हास्य है, तर्क है और साहस है। साहस किसमें? लक्ष्मण जी में। अंत में स्थिति शांत हो जाती है राम जी के आने से, और संवाद ये संदेश देता है, यानी इनके बीच का संवाद क्या संदेश देता है कि बुद्धिमानी से बोला गया साहसपूर्ण शब्द भीषण क्रोध को भी शांत कर देता है। पीछे जैसे राम जी आए थे तो एकदम अच्छे तरीके से आराम से बात की, और आग के मध्य घी का काम नहीं किया। घी का काम किया था लक्ष्मण जी ने, लेकिन शीतल का काम किया था राम जी ने। तो वो संवाद था, ये इसका प्रमुख है। यानी जहां कहीं पे हो एकदम शांति से किसी बात को कहकर पे बुद्धिमानी से बोला गया शब्द किसी के विरोध को भी शांत कर सकता है। तो ये था तुलसीदास और राम लक्ष्मण संवाद। आई होप अच्छी तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगला लेसन है आपका
जयशंकर प्रसाद, जिनका ये आत्मकथ्य है। कवि अपने कविता के माध्यम से अपने भीतर की संवेदनाओं और अनुभवों को प्रकट करता है। यानी जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखा था। इसके अंदर कवि क्या करता है, अपने कविता के माध्यम से अपने भीतर की संवेदना, यानी वो कविता लिखता है और अपने अंदर की जो संवेदना होती है, जो अनुभव होते हैं, वो कविता के अंदर लिख देता है। वो बताता है कि उसकी कविता प्रकृति, मानवता और जीवन के गहन अनुभव से जन्म लेती है। जयशंकर प्रसाद कहता है कि मेरी कविता है जो मानव जीवन को बताती है और प्रकृति से रिलेटेड है और प्रकृति को ही सब कुछ बताती है। कवि अपने मन के उजागर, अपनी पीड़ा, आनंद और संघर्ष के सहज रूप में व्यक्त करता है। जो कवि अनुभव करता है वही चीजें यहाँ पर व्यक्त करता है। कविता यह भी स्पष्ट करती है कि कवि समाज का दर्पण है। उसकी लेखनी समाज और समय के मनुष्य के भीतर बसे सत्य को उजागर करती है। यानी जो जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखा था, उसके अंदर क्या था, उनका कहना था कि मेरी ये कविता है जो मनुष्य और प्रकृति के जो अभी वातावरण घट रहा है उस पर आधारित है और इससे मनुष्य के अंदर, समय और समाज के अंदर जो सत्य है वो उजागर करती है। इसके लिए एकदम आसान तरीके से तुलसीदास भी समझ लिया, जयशंकर प्रसाद भी समझ लिया साथियों। कितने आसान आसान लेसन है, लेकिन आप इसे थोड़ा कठिन मान लेते हो, क्योंकि पढ़ने का सही सिस्टम होना चाहिए साथियों। टॉपर कभी ना पूरे लेसन नहीं पढ़ता, वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता है, वो सिर्फ टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। मैंने आपके लिए सीक्रेट बोला था ना, सीक्रेट बाद में बताऊंगा, पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह जो अतर नहीं रही है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह लिखा, उसके बारे में पढ़ते हैं। कवि जीवन में उत्साह और ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करता है। यानी निराला जी हैं जो अपने उत्साह और जीवन के अंदर जो ऊर्जा होती है व्यक्ति के अंदर, उनका प्रवेश करते हैं इस कविता के अंदर। वो कहते हैं मनुष्य में यदि उत्साह नहीं रहा तो जीवन नीरस और खोखला हो जाता है। कवि का कहना है अगर मनुष्य के अंदर उत्साह ही नहीं है तो जीवन उसका एकदम खोखला है। कविता में प्रकृति और मानव जीवन के उदाहरणों द्वारा बताया गया है, यानी जो कविता है उसके अंदर प्रकृति और मानव जीवन के दो उदाहरण है, उनके द्वारा बताया गया है कि परिवर्तन, संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद उत्साह ही मन को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। संदेश यह है इस कविता का कि परिस्थिति कैसी भी हो, उत्साह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता लिखी है, इसका सारांश यही है कि मनुष्य के अंदर चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, अगर उसके जीवन के अंदर उत्साह है ना, तो वो किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है। दूसरी चीज ये बताते हैं कि अगर कैसी भी परिस्थिति के अंदर इंसान को आगे बढ़ना है तो उनको उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। बस यही है। फिर आपका कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, आप कर पाओगे हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी ने उत्साह लिखे, उसके अंदर क्या था कि मनुष्य ना कोई भी किसी भी समय के अंदर धैर्य नहीं खोना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, उत्साह से ही सब चीजें संभव है। ऐसे लिख सकते हो। कैसे प्रश्न लिखना है वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा लेसन है नागा अर्जुन। ये दंतुरित मुस्कान है, जो फसल है उनके बारे में उन्होंने लिखा है। कवि नए उगे धान के पौधों की मुस्कान को मानवीय रूप में देखता है। यानी जो अपने राजस्थान के अंदर रायडा हो गया, ठीक है, धान पौधे होते हैं जो होते हैं वो अपने चावल के पौधे, उस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार अपने देख लो रायडा उगता है, गेहूं उगते हैं, तो जिस प्रकार वो पौधा उत्पन्न होता है ना, तो वो एक मानवीय मुस्कान के रूप में देखता है। यानी जैसे प्रकृति गोद से एक पौधा खिलता है, वैसे ही मनुष्य के या एक नया बच्चा खिलता है, एक नए नौजवान खिलते हैं, उस प्रकार का उन्होंने चित्रण किया है। खेती में हरी भरी फसल देखकर किसान के चेहरे पर खुशी झलकती है, ठीक है। ये कविता ग्रामीण जीवन के सौंदर्य, श्रम के महत्व और धरती की उपजाऊ शक्ति को दर्शाती है। यानी जो ये फसल इन्होंने लिखी थी नागार्जुन ने, ये किसान के चेहरे की खुशी के बारे में, खेत का मनोरम चित्रण किया है। ऐसे किया है ना चित्रण, जैसे आपका खेत है, एकदम हरियाली आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इस प्रकार का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। छोटे छोटे पौधे को आनंदित रूप मनुष्य को आशा, श्रम के मूल्य और जीवन की ऊर्जा का संदेश देता है। यानी इतनी हरी भरी बढ़िया खेती देखकर, उनके परिश्रम को देखकर मन को सुकून मिलता है। ये इन्होंने नागार्जुन ने फसल के अंदर लिखा था। एकदम क्लियर है साथियों। अब ये मैं आपको सारांश बता रहा हूं। अगर सपोज करो ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड, फिर आप एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। साथियों किस प्रकार कॉपी लिखनी है ताकि 80 में से 80 मार्क्स मिले। टॉपर कैसे कॉपी लिखता है, टॉपर कैसे पढ़ता है साथियों। टॉपर कभी भी ना पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ता, वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता है। उसकी टाइम पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो लास्ट टाइम क्या पढ़ता है। जैसे सरपंच नहीं होता, सरपंच वोट से एक रात पहले ही अपना सब कुछ बदल देता है, दारू वारू पिला के कैसे एकदम वोट के अंदर जीत हासिल कर देता है। उस प्रकार है ना सिस्टम कैसे होता है, आरबीसी का पेपर कैसा आता है, वो कैसे क्लियर होता है, उसके बारे में हमने फुल बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स बनाया है, जिसके सिर्फ 5 लेसन है और उसे आप 2 घंटे के अंदर पढ़कर अप्लाई करके 9th 10th 11th 12th हमेशा जिंदगी के अंदर सफल हो सकते हो। उस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वो उस जाके कोर्स को देख लेना साथियों। प्राइस एकदम बिल्कुल रखिए, हमारी टीम चाहती थी इसकी प्राइस रखे 1999 रुपए, लेकिन मैंने आपके लिए 599 रखा, फिर इसे भी क्रॉस करके सिर्फ 299 क्रॉस करके सिर्फ 199 रखा है साथियों। 199 रुपए के अंदर आप बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है वो पूरा का पूरा चीजें सीख जाओगे। पूरी टीम की मेहनत है 2 महीने की, सिर्फ 5 लेसन के अंदर, जिसे आप 2 घंटे में पूरा देख सकते हो। तो फटाफट जो स्मार्ट पर्सन होता है वो कभी भी डिसीजन में अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है। तो अगर आप स्मार्ट पर्सन है और टॉपर होना चाहते हैं और 10th के अंदर वास्तव में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं और सिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं ना गुरु, तो फटाफट जाओ अभी के अभी उस कोर्स को स्क्रॉल करो और अभी के अभी उस वीडियो को देखो। और साथियों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोर्स को चेकआउट करना मत भूलना साथियों। तो हम आप बात करने वाले हैं साथियों आपके 6वें लेसन की तरफ। 6वां लेसन है मंगलवेश्वर, यानी मंगलेश डबराल जो संगीतकार है वो लिखी थी। किसने? मंगलेश डबलकार ने संगीतकार लिखी थी, उसके बारे में समझते हैं। ये कविता संगीतकार में कवि संगीतकारों, कलाकारों और साधारण लोगों के बीच मौजूद कलात्मक संवेदना को रेखांकित करता है। यानी जो ये पार्ट है उस संगीतकारों और कलाकार होते हैं उनके बीच का
जो मौजूद का कलात्मक संवेदना होते हैं उनके मध्य का जो भी बातचीत होती है उनको रेखांकित करती है। संगत करने वाले व्यक्ति मुख्य कलाकार जितना प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन वो गीत संगीत की आत्मा को पूरा करता है। ये कविता बताती है कि समाज में हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है, चाहे वो मुख्य रूप में दिखे या पृष्ठभूमि में रहे। यानी समाज के अंदर जो व्यक्ति है उसकी भूमिका है, चाहे वो सामने हो या पीछे हो, लेकिन संगतकार और कलात्मक के रूप में जो विवरण होता है वो चीज यहाँ पर है। संगीतकार मानवीय विनम्रता, सहयोग और कला की नींव का प्रतीक है। यानी जो संगीतकार होता है, जो गाने वाला होता है, वो समाज का अहम व्यक्ति है, वो समाज को एकता के रूप में जोड़ता है और समाज की रियलिटी बताता है। अब साथियों काव्य खंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं 6 अध्याय के अंदर, जो आपके 33 नंबर कवर करता है। उनमें से साथियों आपका भाग 2 होगा, क्योंकि पार्ट 6 काव्य खंड के होंगे और 6 गद्य खंड के होंगे। तो साथियों कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो ही यहाँ पे हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पार्ट 1। सूरदास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि सूरदास की कविता अकाल किस त्रासदी को व्यक्त करती है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 60 नंबर का है। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कविता में अकाल से उत्पन्न भया व्यक्त स्थिति दिखाई देती है। यहाँ धरती सूख गई है और जीवों के लिए भोजन पाना असंभव है। ऐसे वातावरण में 2 सारस, एक घायल और दूसरा उसकी रक्षा करता हुआ, मानवीय करुणा और प्रेम का प्रतीक बनते हैं। अकाल की कठोरता के बीच स्नेह और सहचर्य की भावना इस कविता का मुख्य संदेश। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 3 से 4 लाइन में उत्तर दिया। कितना एकदम अभी मैंने पाठ पढ़ा है उसी के अंदर है कि जो अकाल के समय जो भयानक उत्पत्ति हुई थी उनके बारे में करते हैं वो वर्णन, और 2 सारस, एक घायल और दूसरा उसकी रक्षा करते हैं, उनको मानवीय प्रेम के बारे में बताते हैं। ये सूरदास कविता की त्रासदी को व्यक्त करती हैं। दूसरे पार्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दूसरे पार्ट के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुलसीदास, राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बारे में। ठीक है, संवाद में लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। ये आपका 1000% इंपोर्टेंट है। एजिटेड 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि संवाद में लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम को क्रोध को शांत करता है। ठीक है, तो परशुराम शिव धनुष टूटने पर अत्यंत क्रोधित होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और दोषी को दंड देना चाहते हैं। लक्ष्मण अपनी वाक कुशलता, बुद्धिमत्ता और व्यंग्य अत्यंत क्रोधित हैं और दोषी को दंड देना चाहते हैं। लक्ष्मण अपनी वाक कुशलता, बुद्धिमत्ता और व्यंग्य मिश्रित शास्त्रपूर्ण उत्तरों से परशुराम के अहंकार को नियंत्रित करते हैं। वे स्थिति को भड़काने के बजाय शांत करने की दिशा में वार्तालाप मोड़ते हैं। ठीक है, उनकी संयमति किंतु तर्कपूर्ण वाणी से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। यह आपका 3 नंबर का एजिटेड क्वेश्चन बन जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आपको इसका उत्तर देना है। तो आपके लेसन 3 से कौन सा क्वेश्चन बनता है वो जानते हैं, वो बनता है जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो आत्मकथ्य था उसका कौन सा क्वेश्चन बनता है वो जानते हैं। आत्मकथ्य कविता में कवि अपनी कविता को किस अनुभव से जोड़ते हैं, यानी जो आत्मकथ्य कविता है उसके अंदर कवि किस प्रकार अपने अनुभव को जोड़ते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले साथियों कवि बताते हैं कि उनकी कविता जो जीवन, प्रकृति और मानव भावनाओं और समाज के गहन अनुभवों से जन्म वे अपनी अनुभूतियों, पीड़ाओं और संघर्षों और आनंद के काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। कवि मानते हैं कि कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि संवेदनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। यानी जो जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखा था उनके अंदर ये बोलते हैं कि मेरी कविता के अंदर जीवन, प्रकृति और मानव भावनाओं का और समाज का गहन अनुभव है, और ये सिर्फ कविता नहीं है, ये मानव की संवेदनाओं को व्यक्त करती है। इस प्रकार आपका लेसन 4 है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने लिखा है उत्साह। ठीक है साथियों, निराला के अनुसार जीवन में उत्साह क्यों आवश्यक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 50 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो निराला के अनुसार उत्साह जीवन की ऊर्जा है, यानी निराला के अनुसार जो ऊर्जा है वो जीवन की उत्साह है। उत्साह जो ऊर्जा है ना वो उत्साह है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन उत्साह मनुष्य को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। उसके बिना जीवन नीरस, कमजोर और दिशाहीन हो जाता है। बिना उत्साह के मनुष्य जिंदा जी मर जाता है। कठिनाइयों का सामना करना और सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह आवश्यक है। ये था आपके 4 पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको साथियों पार्ट 5 है जिसके अंदर है नागा अर्जुन। ठीक है साथियों, उसके बारे में जानते हैं फसल के बारे में। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फसल कविता में नए पौधे कवि को क्यों प्रसन्न करते हैं। यानी फसल कविता है, नए पौधे उगते हैं, वो कवि को क्यों प्रसन्न करते हैं वो जानते हैं। नए उगे धान के पौधे मुस्कान की तरह प्रतीत होते हैं, जो हरी भरी धरती को जीवन और ऊर्जा से भर देते हैं। ठीक है, जो नए पौधे होते हैं साथियों वो मुस्कान का प्रतीक होते हैं, और हरी भरी धरती होती है उसके जीवन को उजागर कर देते हैं। ये दृश्य किसान की मेहनत का प्रतिफल है और आशा का प्रतीक बनकर कवि को प्रसन्न करते हैं। जो ये पौधे उगते हैं वो किसान की मेहनत है, और जो साथियों कवि होता है उसको जो ये प्रतीक होते हैं, जो पौधे होते हैं वो आशा से भर देते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट पार्ट है काव्य खंड का मंगलेश डबराल, जिन्होंने संगतकार लिखा, उन पे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि संगतकार कविता में संगतकार की क्या उपेक्षा दिखाई जाती है। तो साथियों कविता में संगतकार पृष्ठभूमि में रहता है, इसलिए अधिक प्रसिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, यानी जो संगतकार होता है वो पृष्ठभूमि के अंदर रहता है, उसे अधिक प्रसिद्धि नहीं मिलती है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मुख्य कलाकार की तरह सम्मान नहीं दिया जाता, जिससे उसकी उपेक्षा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी जो संगतकार होता है, जो बजाने वाला होता है, उनको पीछे रखा जाता है, और मुख्य रूप से सम्मान है जो उसे नहीं मिला जाता है, मुख्य रूप से जो सम्मान है वो कलाकार को मिला जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आपके 6 लेसन और 6 लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। अब आपके 10 नंबर की जो व्याकरण आने वाली उन व्याकरण को भी हम पढ़ लेते हैं साथियों। तो आपका प्रश्न रहने वाला है 12वां, हम विद्यालय जाते हैं,
इसका साथियों सुधार करना है। तो इसका सही उद्धार क्या है? हम विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे गलती कहाँ हुई थी साथियों? हम विद्यालय जाता है की जगह जाते हैं लिखना चाहिए था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा है वो किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो किताब पढ़ रहे हैं, तो वो किताब पढ़ रहा है। तो ये आपका सही आंसर होगा। 13वां है नीचे दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। 2 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर का। जन उपयोग, इसका सही जो क्या होगा? जन उपयोग। ठीक है साथियों। अगला है दिन धन अंत, इसका राइट क्या होगा? उसका राइट होगा दिनांत। इस प्रकार आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है साथियों। अगला है 2 नंबर का, वो है विलोम शब्द लिखने हैं। तो रात का विलोम शब्द होता है दिन और सुख का विलोम शब्द होता है दुख। ठीक है, फिर निम्नलिखित के समार्थक शब्द लिखिए। तो जल का क्या होता है? पर्यायवाची, मतलब जल का नीर, और मित्र का सखा होता है। अब साथियों पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर 12 क्षितिज के प्लस 3 कृतिका के 15 लेसन की समरी है, प्लस 3 मॉडल पेपर है आपके लिए, जिसका आपका 100% पेपर संभावना है कि इन पीडीएफ से ही बनेगा, जिससे आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। यानी मेरे पूरे 12 महीने की मेहनत आप 1 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। और पीडीएफ की कीमत एकदम पिज्जा बर्गर से भी कम रखी है। बिल्कुल जाओ फटाफट खरीद लो। 12 महीने के अंदर जो चीजें नहीं की है वो आप 1 घंटे के अंदर पढ़कर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके काव्य खंड के बारे में, जो क्षितिज भाग 2 का है। पहला काव्य खंड, इसके अंदर कुल 6 अध्याय है। आ जाओ स्टेप बाय स्टेप सबको समझते हैं। तो आपका पहला अध्याय है, उसका नाम है सूरदास। ठीक है, किसका? हिंदी क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का पहला पार्ट है सूरदास। इसके अंदर क्या है वो जानते हैं। अकाल से सूखी धरती पर भोजन और जल की कमी ने जीवन को संकट में डाल दिया था। यानी जो सूरदास का जीवन था वो अकाल के कारण संकट में आ गया था। ऐसे भयावह वातावरण में कवि 2 शासकों को देखता है। यानी इस भयानक वातावरण को कवि 2 भागों में देखता है। कौन कौन से? एक तो घायल और दूसरा उसका रक्षा करते हुए उसकी देखभाल कर रहा है। यानी एक तो वो जो वो खुद घायल है और दूसरा वो जो उसकी देखभाल करके रक्षा कर रहा हो। अकाल की कठोर स्थिति के बीच ये दृश्य प्रेम, करुणा और सहचर्य को शक्ति उजागर करता है। कविता बताते हैं कि कठिनतम समय में भी प्रेम और जिम्मेदारी जीवित रहती है। प्रकृति की क्रूरता और जीवों के आपसी स्नेह पर तीव्र विरोध कविता को आत्यंतिक मार्मिक बनाता है। यानी साथियों सूरदास जो आपके 15 से 20 पेज के अंदर बनना था, वो मैंने सिर्फ और 5 से 6 लाइनों के अंदर पूरा सारांश बता दिया। पूरा का पूरा यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। पूरा का पूरा यही है, बस आपको घुमा फिरा कर आगे ले जाया गया था। तो इसके अंदर क्या है? सूरदास जी थे, अकाल पड़ गया था। ठीक है, और उस समय जीवन यापन करना कठिन हो गया था। उस समय वो 2 रूपों को देखा, एक तो खुद की घायल अवस्था देखी थी और दूसरा वो जो उनकी रक्षा करता था, उनकी देखभाल करता था, वो चीज। तो इसकी मदद क्या साबित होता है कि प्रेम और करुणा के आगे सब कुछ बेकार है। यानी प्रेम जहां पर होता है वहां पे कोई नहीं डिगा सकता किसी को। मतलब कविता बताती क्या है कि कितना भी कठिन समय हो, अगर प्रेम और जिम्मेदारी जीवित रही तो इंसान जिंदा रहता है। इस प्रकार जो प्रकृति की क्रूरता होती है, जीवों के प्रति आपसे स्नेह होता है, उनका पूरा मार्मिक चित्रण किया है। ये सूरदास का पूरा पाठ का सारांश था। आई होप ये पाठ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल और सुधार करेंगे। दूसरा अध्याय आपका साथी तुलसीदास, जो है राम लक्ष्मण संवाद और परशुराम संवाद। ठीक है, इसको जानते हैं। यह प्रसंग वाक कला, रणनीति और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। यानी जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, उस समय परशुराम जी क्रोधित होकर आए थे। राइट, तो यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी खड़े थे, तो इनके मध्य जो संवाद हुआ ना, वो एक रणनीति और धैर्य का अद्भुत है। यानी किस प्रकार परशुराम जी चिड़चिड़े थे और राम धैर्यवान थे, और कैसे परशुराम जी को एकदम नीचे एकदम ऐसे क्रोधित से एकदम शांत कर दिया था, वो सब कुछ है। तो यहाँ पे धैर्य और रणनीति का अद्भुत उदाहरण है। परशुराम क्रोधित हैं, लेकिन शिव धनुष तो टूट गया। अब क्रोध करने से क्या होगा? शिव धनुष तो टूट गया। वे इस अपराधी को दंडित करना चाहते थे। ठीक है, लक्ष्मण जी अपनी तीखी, व्यंग्यपूर्ण और चतुर वाणी से परशुराम को क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो लक्ष्मण जी थे परशुराम के क्रोध शांत करने की कोशिश कर रहे थे चतुर वाणी से और व्यंग्य से, लेकिन हुआ क्या? वो शांत नहीं हुए। संवाद में हास्य, तर्क और साहस का मिश्रण है। यानी इसके अंदर क्या है? हास्य है, तर्क है और साहस है। साहस किसमें? लक्ष्मण जी में। अंत में स्थिति शांत हो जाती है राम जी के आने से, और संवाद ये संदेश देता है, यानी इनके बीच का संवाद क्या संदेश देता है कि बुद्धिमानी से बोला गया साहसपूर्ण शब्द भीषण क्रोध को भी शांत कर देता है। पीछे जैसे राम जी आए थे तो एकदम अच्छे तरीके से आराम से बात की, और आग के मध्य घी का काम नहीं किया। घी का काम किया था लक्ष्मण जी ने, लेकिन शीतल का काम किया था राम जी ने। तो वो संवाद था, ये इसका प्रमुख है। यानी जहां कहीं पे हो एकदम शांति से किसी बात को कहकर पे बुद्धिमानी से बोला गया शब्द किसी के विरोध को भी शांत कर सकता है। तो ये था तुलसीदास और राम लक्ष्मण संवाद। आई होप अच्छी तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगला लेसन है आपका जयशंकर प्रसाद, जिनका ये आत्मकथ्य है। कवि अपने कविता के माध्यम से अपने भीतर की संवेदनाओं और अनुभवों को प्रकट करता है। यानी जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखा था। इसके अंदर कवि क्या करता है? अपने कविता के माध्यम से अपने भीतर की संवेदना, यानी वो कविता लगता है और अपने अंदर की जो संवेदना होती है, जो अनुभव होते हैं, वो कविता के अंदर लिख देता है। वो बताता है कि उसकी कविता प्रकृति, मानवता और जीवन के गहन अनुभव से जन्म लेती है। जयशंकर प्रसाद कहता है कि मेरी कविता है जो मानव जीवन को बताती है और प्रकृति से रिलेटेड है और प्रकृति को ही सब कुछ बताती है। कवि अपने मन के उजागर, अपनी पीड़ा, आनंद और
संघर्ष के सहज रूप में व्यक्त करता है। जो कवि अनुभव करता है वही चीजें यहाँ पर व्यक्त करता है। कविता यह भी स्पष्ट करती है कि कवि समाज का दर्पण है। उसकी लेखनी समाज और समय के मनुष्य के भीतर बसे सत्य को उजागर करती है। यानी जो शंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखा था उसके अंदर क्या था, उनका कहना था कि मेरी ये कविता है जो मनुष्य और प्रकृति के जो अभी वातावरण घट रहा है उस पर आधारित है और इससे मनुष्य के अंदर समय और समाज के अंदर जो सत्य है वो उजागर करती है। इसके लिए एकदम आसान तरीके से तुलसीदास भी समझ लिया, जयशंकर प्रसाद भी समझ लिया साथियों। कितने आसान आसान लेसन है, लेकिन आप इसे थोड़ा कठिन मान लेते हो क्योंकि पढ़ने का सही सिस्टम होना चाहिए साथियों। टॉपर कभी ना पूरे लेसन नहीं पढ़ता, वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता है, वो सिर्फ टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। मैंने आपके लिए सीक्रेट बोला था ना, सीक्रेट बाद में बताऊंगा, पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह जो अतर नहीं रही है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह लिखा, उसके बारे में पढ़ते हैं। कवि जीवन में उत्साह और ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करता है। यानी निराला जी हैं जो अपने उत्साह और जीवन के अंदर जो ऊर्जा होती है व्यक्ति के अंदर, उनका प्रवेश करते हैं इस कविता के अंदर। वो कहते हैं मनुष्य में यदि उत्साह नहीं रहा तो जीवन निरस और खोखला हो जाता है। कवि का कहना है अगर मनुष्य के अंदर उत्साह ही नहीं है तो जीवन उसका एकदम खोखला है। कविता में प्रकृति और मानव जीवन के उदाहरणों द्वारा बताया गया है। यानी जो कविता है उसके अंदर प्रकृति और मानव जीवन के दो उदाहरण है, उनके द्वारा बताया गया है कि परिवर्तन, संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद उत्साह ही मन को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। संदेश यह है इस कविता का कि परिस्थिति कैसी भी हो उत्साह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता लिखी है, इसका सारांश यही है कि मनुष्य के अंदर चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, अगर उसके जीवन के अंदर उत्साह है ना तो वो किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है। दूसरी चीज ये बताते हैं कि अगर कैसी भी परिस्थिति के अंदर इंसान को आगे बढ़ना है तो उनको उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। बस यही है। फिर आपका कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना आप कर पाओगे। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी ने उत्साह लिखे, उसके अंदर क्या था कि मनुष्य ना कोई भी किसी भी समय के अंदर धैर्य नहीं खोना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, उत्साह से ही सब चीजें संभव है। ऐसे लिख सकते हो। कैसे प्रश्न लिखना है वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा लेसन है नागा अर्जुन। ये दंतुरित मुस्कान है जो फसल है उनके बारे में उन्होंने लिखा है। कभी नए उगे धान के पौधों की मुस्कान को मानवीय रूप में देखता है। यानी जो अपने राजस्थान के अंदर रायडा हो गया, ठीक है, धान पौधे होते हैं जो होते हैं वो अपने चावल के पौधे, उस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार अपने देख लो रायडा उगता है, गेहूं उगते हैं, तो जिस प्रकार वो पौधा उत्पन्न होता है ना तो वो एक मानवीय मुस्कान के रूप में देखता है। यानी जैसे प्रकृति गोद से एक पौधा खिलता है वैसे ही मनुष्य के या एक नया बच्चा खिलता है, एक नए नौजवान खिलते हैं, उस प्रकार का उन्होंने चित्रण किया है। खेती में हरी भरी फसल देखकर किसान के चेहरे पर खुशी झलकती है, ठीक है। ये कविता ग्रामीण जीवन के सौंदर्य, श्रम के महत्व और धरती की उपजाऊ शक्ति को दर्शाती है। यानी जो ये फसल इन्होंने लिखी थी नागा अर्जुन ने, ये किसान के चेहरे की खुशी के बारे में, खेत का मनोरम चित्रण किया है। ऐसे किया है ना चित्रण जैसे आपका खेत है, एकदम हरियाली आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इस प्रकार का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। छोटे छोटे पौधे को आनंदित रूप मनुष्य को आशा, श्रम के मूल्य और जीवन की ऊर्जा का संदेश देता है। यानी इतनी हरी भरी बढ़िया खेती देखकर, उनके परिश्रम को देखकर मन को सुकून मिलता है। ये इन्होंने नागार्जुन फसल के अंदर लिखा था। एकदम क्लियर है साथियों। अब ये मैं आपको सारांश बता रहा हूं। अगर सपोज करो ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड, फिर आप एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। साथियों किस प्रकार कॉपी लिखनी है ताकि 80 में से 80 मार्क्स मिले। टॉपर कैसे कॉपी लिखता है, टॉपर कैसे पढ़ता है साथियों। टॉपर कभी भी ना पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ता, वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता है। उसकी टाइम पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो लास्ट टाइम क्या पढ़ता है। जैसे सरपंच नहीं होता, सरपंच वोट से एक रात पहले ही अपना सब कुछ बदल देता है, दारू वारू पिला के कैसे एकदम वोट के अंदर जीत हासिल कर देता है। उस प्रकार है ना सिस्टम कैसे होता है, आरबीएससी का पेपर कैसा आता है, वो कैसे क्लियर होता है, उसके बारे में हमने फुल बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स बनाया है, जिसके सिर्फ 5 लेसन है और उसे आप 2 घंटे के अंदर पढ़कर अप्लाई करके 9th 10 11 12 हमेशा जिंदगी के अंदर सफल हो सकते हो। उस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वो उस जाके कोर्स को देख लेना साथियों। प्राइस एकदम बिल्कुल रखिए। हमारी टीम चाहती थी इसकी प्राइस रखे 1999 रुपए, लेकिन मैंने आपके लिए 599 रखा, फिर इसे भी क्रॉस करके सिर्फ 299 क्रॉस करके सिर्फ 199 रखा है साथियों। 199 रुपए के अंदर आप बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है वो पूरा का पूरा चीजें सीख जाओगे। पूरी टीम की मेहनत है 2 महीने की, सिर्फ 5 लेसन के अंदर, जैसे आप 2 घंटे में पूरा देख सकते हो। तो फटाफट जो स्मार्ट पर्सन होता है वो कभी भी डिसीजन में अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है। तो अगर आप स्मार्ट पर्सन है और टॉपर होना चाहते हैं और 10th के अंदर वास्तव में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं और सिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं ना गुरु, तो फटाफट जाओ अभी के अभी उस कोर्स को स्क्रॉल करो और अभी के अभी उस वीडियो को देखो। और साथियों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोर्स को चेकआउट करना मत भूलना साथियों। तो हम आप बात करने वाले हैं साथियों आपके 6वें लेसन की तरफ। 6वां लेसन है मंगलवेश्वर, यानी मंगलेश डबराल जो संगीतकार है वो लिखी थी। किसने? मंगलेश डबलकार ने संगीतकार लिखी थी, उसके बारे में समझते हैं। ये कविता संगीतकार में कवि संगीतकारों, कलाकारों और साधारण लोगों के बीच मौजूद कलात्मक संवेदना को रेखांकित करता है। यानी जो ये पार्ट है उस संगीतकारों और कलाकार होते हैं उनके बीच का जो मौजूद का कलात्मक संवेदना होते हैं, उनके मध्य का जो भी बातचीत होती है उनको रेखांकित करती है। संगत करने वाले व्यक्ति मुख्य कलाकार जितना प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन वो गीत संगीत की आत्मा को पूरा करता है। ये कविता बताती है कि समाज में हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है, चाहे वो मुख्य रूप में दिखे या पृष्ठभूमि में रहे। यानी समाज के अंदर जो व्यक्ति है उसकी भूमिका है, चाहे वो सामने हो या पीछे हो, लेकिन संगीतकार और कलात्मक के रूप में जो विवरण होता है वो चीज यहाँ पर है।
संगीतकार मानवीय विनम्रता, सहयोग और कला की नींव का प्रतीक है। यानी जो संगीतकार होता है, जो गाने वाला होता है, वो समाज का अहम व्यक्ति है, वो समाज को एकता के रूप में जोड़ता है और समाज की रियलिटी बताता है। अब साथियों काव्य खंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं 6 अध्याय के अंदर, जो आपके 33 नंबर कवर करता है। उनमें से साथियों आपका भाग 2 होगा, क्योंकि पार्ट 6 काव्य खंड के होंगे और 6 गद्य खंड के होंगे। तो साथियों कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो ही यहाँ पे हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पार्ट 1। सूरदास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि सूरदास की कविता अकाल किस त्रासदी को व्यक्त करती है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 60 नंबर का है। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कविता में अकाल से उत्पन्न भयावह स्थिति दिखाई देती है। यहाँ धरती सूख गई है और जीवों के लिए भोजन पाना असंभव है। ऐसे वातावरण में 2 सारस, एक घायल और दूसरा उसकी रक्षा करता हुआ, मानवीय करुणा और प्रेम का प्रतीक बनते हैं। अकाल की कठोरता के बीच स्नेह और सहचर्य की भावना इस कविता का मुख्य संदेश। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 3 से 4 लाइन में उत्तर दिया। कितना एकदम अभी मैंने पाठ पढ़ा है उसी के अंदर है कि जो अकाल के समय जो भयानक उत्पत्ति हुई थी उनके बारे में करते हैं वो वर्णन, और 2 सारस, एक घायल और दूसरा उसकी रक्षा करते हैं, उनको मानवीय प्रेम के बारे में बताते हैं। ये सूरदास कविता की त्रासदी को व्यक्त करती है। दूसरे पार्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दूसरे पार्ट के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुलसीदास, राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बारे में। ठीक है, संवाद में लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। ये आपका 1000% इंपोर्टेंट है। एजिटेड 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि संवाद में लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम को क्रोध को शांत करते हैं। ठीक है, तो परशुराम शिव धनुष टूटने पर अत्यंत क्रोधित होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और दोषी को दंड देना चाहते हैं। लक्ष्मण अपनी वाक कुशलता, बुद्धिमत्ता और व्यंग्य अत्यंत क्रोधित हैं और दोषी को दंड देना चाहते हैं। लक्ष्मण अपनी वाक कुशलता, बुद्धिमत्ता और व्यंग्य मिश्रित शास्त्रपूर्ण उत्तरों से परशुराम के अहंकार को नियंत्रित करते हैं। वे स्थिति को भड़काने के बजाय शांत करने की दिशा में वार्तालाप मोड़ते हैं। ठीक है, उनकी संयमति किंतु तर्कपूर्ण वाणी से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। ये आपका 3 नंबर का एडिटेड क्वेश्चन बन जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आपको इसका उत्तर देना है। तो आपके लेसन 3 से कौन सा क्वेश्चन बनता है वो जानते हैं, वो बनता है जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो आत्मकथ्य था उसका कौन सा क्वेश्चन बनता है वो जानते हैं। आत्मकथ्य कविता में कवि अपनी कविता को किस अनुभव से जोड़ते हैं, यानी जो आत्मकथ्य कविता है उसके अंदर कवि किस प्रकार अपने अनुभव को जोड़ते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले साथियों कवि बताते हैं कि उनकी कविता जो जीवन, प्रकृति और मानव भावनाओं और समाज के गहन अनुभवों से जन्म वे अपनी अनुभूतियों, पीड़ाओं और संघर्षों और आनंद के काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। कवि मानते हैं कि कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है बल्कि संवेदनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। यानी जो जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य लिखा था उनके अंदर ये बोलते हैं कि मेरी कविता के अंदर जीवन, प्रकृति और मानव भावनाओं का और समाज का गहन अनुभव है, और ये सिर्फ कविता नहीं है, ये मानव की संवेदनाओं को व्यक्त करती है। इस प्रकार आपका लेसन 4 है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने लिखा है उत्साह। ठीक है साथियों, निराला के अनुसार जीवन में उत्साह क्यों आवश्यक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 50 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो निराला के अनुसार उत्साह जीवन की ऊर्जा है, यानी निराला के अनुसार जो ऊर्जा है वो जीवन की उत्साह है। उत्साह जो ऊर्जा है ना वो उत्साह है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन उत्साह मनुष्य को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। उसके बिना जीवन नीरस, कमजोर और दिशाहीन हो जाता है। बिना उत्साह के मनुष्य जिंदा जी मर जाता है। कठिनाइयों का सामना करना और सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह आवश्यक है। ये था आपके 4 पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको साथियों पार्ट 5 है जिसके अंदर है नागा अर्जुन। ठीक है साथियों, उसके बारे में डालते हैं फसल के बारे में। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फसल कविता में नए पौधे कवि को क्यों प्रसन्न करते हैं। यानी फसल कविता है, नए पौधे उगते हैं, वो कवि को क्यों प्रसन्न करते हैं वो जानते हैं। नए उगे धान के पौधे मुस्कान की तरह प्रतीत होते हैं, जो हरी भरी धरती को जीवन और ऊर्जा से भर देते हैं। ठीक है, जो नए पौधे होते हैं साथियों वो मुस्कान का प्रतीक होते हैं, और हरी भरी धरती होती है उसके जीवन को उजागर कर देते हैं। ये दृश्य किसान की मेहनत का प्रतिफल है और आशा का प्रतीक बनकर कवि को प्रसन्न करते हैं। जो ये पौधे उगते हैं वो किसान की मेहनत है, और जो साथियों कवि होता है उसको जो ये प्रतीक होते हैं, जो पौधे होते हैं वो आशा से भर देते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट पार्ट है काव्य खंड का मंगलेश डबराल, जिन्होंने संगतकार लिखा, उन पे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि संगतकार कविता में संगतकार की क्या उपेक्षा दिखाई जाती है। तो साथियों कविता में संगतकार पृष्ठभूमि में रहता है, इसलिए अधिक प्रसिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, यानी जो संगतकार होता है वो पृष्ठभूमि के अंदर रहता है, उसे अधिक प्रसिद्धि नहीं मिलती है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मुख्य कलाकार की तरह सम्मान नहीं दिया जाता, जिससे उसकी उपेक्षा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी जो संगतकार होता है, जो बजाने वाला होता है, उनको पीछे रखा जाता है, और मुख्य रूप से सम्मान है जो उसे नहीं मिला जाता, मुख्य रूप से जो सम्मान है वो कलाकार को मिला जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आपके 6 लेसन और 6 लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। अब आपके 10 नंबर की जो व्याकरण आने वाली है उन व्याकरण को भी हम पढ़ लेते हैं साथियों। तो आपका प्रश्न रहने वाला है 12वां, हम विद्यालय जाते हैं, इसका साथियों सुधार करना है। तो इसका सही उद्धार क्या है, हम विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे गलती कहाँ हुई थी साथियों, हम विद्यालय जाता है की जगह
चाहते हैं लिखना चाहिए था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा है वो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो किताब पढ़ रहे हैं, तो वो किताब पढ़ रहा है, तो ये आपका सही आंसर होगा। 13वां है नीचे दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का। जन उपयोग, इसका सही जो क्या होगा, जन उपयोग, ठीक है साथियों। अगला है दिन धन अंत, इसका राइट क्या होगा, उसका राइट होगा दिनांत। इस प्रकार आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अगला है 2 नंबर का, वो है विलोम शब्द लिखने हैं। तो रात का विलोम शब्द होता है दिन और सुख का विलोम शब्द होता है दुख, ठीक है। फिर निम्नलिखित के समार्थक शब्द लिखिए। तो जल का क्या होता है, पर्यायवाची, मतलब जल का नीर, और मित्र का सका होता है। अब साथियों पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर 12 सिटीज के प्लस 3 कृतिका के 15 लेसन की समरी है, प्लस 3 मॉडल पेपर है आपके लिए, जिसका आपका 100% पेपर संभावना है कि इन पीडीएफ से ही बनेगा, जिसे आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। यानी मेरे पूरे 12 महीने की मेहनत आप 1 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। और पीडीएफ की कीमत एकदम पिज्जा बर्गर से भी कम रखी है, बिल्कुल जाओ फटाफट खरीद लो। 12 महीने के अंदर जो चीजें नहीं की है वो आप 1 घंटे के अंदर पढ़कर कर सकते हो। इसके अंदर बात करने वाले कृता के सभी लेसन, कृति का भाग 2 के सभी लेसन, ऑल लेसन के बारे में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जो आपने 12 महीने में नहीं पढ़ा होगा वो हम 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा। इससे पहले बता देता हूँ पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है। उसके अंदर क्या है, आपके क्षितिज भाग 2 के पार्ट 1 के अंदर काव्य खंड समझा था, पार्ट 2 के अंदर पूरा गद्य खंड समझा था, और ये पार्ट 2 के अंदर आप समझेंगे कृता की पूरी बुक, जिसके अंदर टोटल 3 लेसन है। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा मॉडल पेपर। उसे मॉडल पेपर नहीं कह सकते, उसे डायरेक्ट पेपर कह देना, क्योंकि 80 में से 65 से 70 नंबर प्लस उसे एक मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। कृत्य का भाग 2 के पहले पार्ट का नाम है माता का आंचल, जो लिखा है शिव पूजन सहाय ने, ठीक है। इस कहानी में नन्हा बच्चा बिनुआ अपनी माँ के आंचल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानता है। यानी एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम होता है बिनुआ, वो अपनी माँ के आंचल को दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह मानता है। जब बिनुआ बीमार पड़ जाता है, जब वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, तब माँ रात भर जागकर उसकी सेवा करती है। जैसा कि एक बेटा जब बीमार पड़ता है तो माँ रात भर उसकी सेवा करती है। माँ का स्पर्श, दुलार और आंचल की छाया बिनुआ के लिए दवा से अधिक प्रभावी साबित हुई। यानी माँ का आशीर्वाद जो बिनुआ के लिए था वो एक प्रभावी रूप से साबित हुआ और दवा से ज्यादा साबित हुआ। लेखक दिखाते हैं कि माँ का आंचल केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, प्रेम, वात्सल्य और जीवन की शांति का प्रतीक है। यानी कवि यह कहना चाहता है कि माँ का आंचल होता है वो सिर्फ सुरक्षा नहीं है, वो प्रेम और वात्सल्य है, अपनेपन का एहसास है। माँ की उपस्थिति बच्चे को भेद से मुक्त करती है। जब माँ पास होती है तो बच्चा एकदम राजा होता है। कहानी में मातृत्व का सौम्य, कोमल और भावनात्मक चित्र अत्यंत मार्मिक है। यानी इस कहानी के अंदर एक माँ का जो सौम्य और कोमल हृदय होता है उसका भावनात्मक चित्रण हुआ है। मॉरल ऑफ द लेसन की माता का आंचल एक लड़का था, वो अपनी माँ के आंचल को सब कुछ मानता था, और जब वो बीमार पड़ा तो उसकी माँ उसकी सेवा की। और ये सिर्फ सेवा नहीं थी और ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, वो एक माँ का प्यार था, एक वो वात्सल्य रस था। यही है। और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा लिस्ट में आपका साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी जो लिखी है मधु कांकरिया ने लिखा है, ठीक है। ये यात्रा वृत्तांत है, ये यात्रा वृत्तांत है जो कि सिक्किम प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की संस्कृति और लोगों की विनम्रता का संवेदनशील चित्रण है। यानी एक ये यात्रा वृत्तांत है जिसके अंदर जो असम राज्य है अपना इंडिया का, वहाँ की संस्कृति और सुंदरता का जिक्र किया गया है। लेखिका है मधु कांकरिया, वो बताती है कि सिक्किम की पहाड़ियाँ, बर्फ, घाटियाँ और शांत वातावरण मन को मोह लेती है। लेखिका कहती है कि जो सिक्किम की पहाड़ी है, वहाँ का बर्फ है, जो वहाँ की घाटी है, ऐसे एक फील करो, आप असम के अंदर हो, वहाँ की पहाड़ियाँ देख रहे हो, वहाँ का बर्फ देख रहे हो, वहाँ की घाटियाँ देख रहे हो, वहाँ का शांत वातावरण देख रहे हो, आपका मन मोह जाएगा। वो यहाँ पे ये वर्णन करती है। वहाँ के लोग अत्यंत सभ्य, सरल और विनम्र और नम्र स्वभाव के हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम सरल स्वभाव के हैं। वे हर मिलने वाले का स्वागत और साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर करते हैं। यानी हर किसी का स्वागत करते हैं हाथ जोड़कर। लेखिका सिक्किम की स्वच्छता, अनुशासन, सुंदर रीति रिवाज और पर्यावरण प्रेम से प्रभावित होती है। पूरा पाठ प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय संवेदना का जीवंत अनुभव बनकर उभरता है। मॉरल ऑफ द लेसन कि जो मधु कांकरिया होती है वो असम की यात्रा करती है और वो देखती है वहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ, सुंदर झरने, वहाँ की वातावरण, तो वो मोह हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। और वहाँ के लोगों की जो विनम्रता देखकर लेखिका का मन है जो गदगद हो जाता है। और वहाँ का अनुशासन और स्वच्छता और वहाँ का असम का रीति रिवाज देखकर जो लेखिका होती है वो एकदम मनमुग्ध हो जाती है और अपना एक पाठ लिखती है जिसके अंदर होता है साना साना हाथ जोड़ी, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। आई होप दूसरा लेसन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा लेसन है मैं लिखता हूँ। ये किसने लिखा था? अगे जी ने लिखा था। ये एक आत्मकथात्मक निबंध है। ये आत्मकथा यानी खुद के साथ जो बीती गई घटनाएं होती हैं उस पर इन्होंने निबंध लिखा है। और आगे बताते हैं कि वे लिखना क्यों अनिवार्य मानते हैं। यानी वो बताते हैं कि मुझे लिखना क्यों अनिवार्य है। उनके अनुसार लिखना उनका स्वभाव, आवश्यक और आत्म अभिव्यक्ति का साधन है। वे लिखते हैं क्योंकि मन में उठने वाले विचार, अनुभूतियां और संवेदनाएं स्वतः रूप से शब्दों में ढल जाती है। यानी आगे का मानना है कि मैं इसीलिए लिखता हूं क्योंकि मेरा आत्म अभिव्यक्ति के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए और मुझे प्रेरणा के लिए मुझे लिखना आवश्यक है। और ये लिखने से मेरे मन में उठने वाले जो विचार होते हैं, अनुभूतियां होती है, जो संवेदनाएं होती है, उससे मैं शब्दों में लिख देता हूँ। आगे कहते हैं लेखन के माध्यम से वे मनुष्य,
प्रकृति, समाज और जीवन के सत्य को समझते हैं। यानी ये लिखने के तरीके से जब वो लिखते हैं ना साथियों, जो अपना जीवन यापन होता है, जो अपनी आत्मकथा होती है, तो उससे क्या होता है, मनुष्य और प्रकृति और समाज सबको सत्य समझाते हैं और बताते हैं कि रियल लाइफ में क्या क्या घटनाएं घट रही है। उनके लिए लेखन बाहरी दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि अंतरात्मा की ईमानदारी पुकार करती है। यानी उनका कहना है कि मैं लेखन करके लोगों को नहीं बता रहा, दिखावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि के लिए और आत्म ईमानदार के लिए ये जरूरी है। मुख्य भाव विश्लेषण का यह निकलता है कि लेखक मनुष्य के भीतर के अनुभवों, संघर्षों और चिंतन और संवेदनाओं का सृजनात्मक रूप है। यानी लेखन है, जो लिखने का तरीका होता है, जो लिखना होता है, वो मनुष्य के जो अंदर छुपे हुए अनुभव होते हैं, जो उनका संघर्ष होता है और जो उनके चिंतन होता है, जो दिमाग में चलता रहता है, उनका सृजनात्मक यानी विचारों का एकदम सुव्यवस्थित ढंग से सृजनात्मक जैसे जीवंत आत्मा की तरह अनुसरण करना होता है। आई होप लेसन 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 लेसन आपके एग्जाम के अंदर साथियों 11 नंबर कवर करते हैं और आई होप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसके जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है वो है, कहानी माता का अंचल में मातृत्व की क्या विशेषता दिखाई देती है। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा जिसे आपको 60 से 70 नंबरों के अंदर उत्तर देना है। तो कहानी में मातृत्व की स्नेह स्याही, त्यागी और निश्चल छवि उभर कर सामने आती है। यानी इस कहानी के अंदर जो माता का वात्सल्य रस है वो उभर कर आता है। विनोबा की माँ बच्चे की बीमारी में उसकी सेवा करती है, चिंता करती है और देखभाल में कोई कमी नहीं रखती है। ठीक है, उसका आंचल बच्चे की सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वो रात भर जाकर भी बच्चे को तकलीफ से दूर करने के लिए तत्पर रहती है और मातृत्व का चित्र है जो अत्यंत भावपूर्ण और मार्मिक है। ओके, अब आपका दूसरा शयन है साना साना हाथ जोड़ी। ये पूरा पार्ट है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें क्या सीख देता है और हमें क्या सीखने को मिलता है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये पार्ट में विनम्रता यानी लोगों के प्रति स्वभाव अच्छा रहना, स्वच्छता, अनुशासन और प्रकृति से प्रेम का संदेश देता है। सिक्किम के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान के साथ निभाते हैं। वे पर्यावरण की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। उनका मानना है कि जब पर्यावरण ही बचेगा, जब पेड़ पौधे बचेंगे, जब ये हमारा देश बचेगा, तब हम बचेंगे। उनकी नम्रता, सादगी और स्वभाव समाज को यह सीख देते हैं कि मानवता का वास्तविक सौंदर्य व्यवहार में होता है। यानी बाकी लोग एक हमको एडवाइस देते हैं कि अगर वास्तव मनुष्य का जो सौंदर्य है ना वो उनके व्यवहार में होता है। अगर आप किसी से व्यवहार करते हो और ऐसे कठोर शब्द बोलते हो जिससे सामने वाले को पीड़ा होती है, तो आप शायद उस योग्य नहीं हो, उस स्वभाव के योग्य नहीं हो जो आपको होना चाहिए। आप व्यक्ति की वो गरिमा को नहीं समझ पा रहे हो। तीसरा है, आगे के अनुसार लेखन और मनुष्यता का क्या संबंध है। यानी आगे के अनुसार लेखन और मनुष्य, भाई इधर तो लिखने का तरीका यस, मनुष्य में क्या संबंध है। तो आगे के अनुसार लेखन मनुष्य के आंतरिक विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करती है। यानी आगे कहते हैं लिखने से मनुष्य के जो अंदर के विचार होते हैं, जो उनकी भावना होती है, वो व्यक्त हो जाती है। जबकि मनुष्य अपने सच्चे अनुभवों को शब्द देता है, जो उसके अनुभव होते हैं वो शब्द देता है, तभी वास्तविक मनुष्यता को प्रकट करता है और लेखन जीवन का दर्पण है। ये आगे के अनुसार साथियों लेखन और मनुष्यता के बीच संबंध था। अब फोर्थ बनता है आपका क्वेश्चन, वो है सिक्किम की स्वच्छता पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया है। यानी सिक्किम की स्वच्छता से लेकर लेखक की क्या प्रक्रिया है वो जानते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लेखिका सिक्किम की स्वच्छता देखकर अत्यंत प्रभावित हुई। वहां का स्वच्छ वातावरण देखकर लेखिका है जो मनमुग्ध हो गई। वो देखती है सड़कें, गांव, होटल और बाजार, सब जगह लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। चाहे सड़क हो, गांव हो या होटल हो, चाहे बाजार के अंदर, वो सब स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और उसके अनुसार स्वच्छता वहां की संस्कृति का हिस्सा है। ये आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3, 3, 6 और 4, 10 नंबर के मैंने क्वेश्चन बता दिए साथियों। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आज साथियों है, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। पाठ का केंद्रीय भाव है लेखन मन की सहजता अभिव्यक्त करता है। मनुष्य जब अपनी अनुभूतियों, संवेदना और विचारों को शब्द में डालता है तभी लेखन की सच्ची सार्थकता प्राप्त होती है। साथियों इस प्रकार एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहां से आपको सिटीज के भी 2 पार्ट देखने को मिल जाएंगे और ये वितान। अब आपने पूरे पाठ समझ लिया है, आपके 12 सिटीज के जो कि 6 गद्य खंड के थे और 6 काव्य खंड के थे, प्लस 3 ये पढ़ लिए। टोटल 15 पार्ट में से आपका कितने नंबर का प्रश्न बनने वाला है साथियों, आपका बनने वाला है 33 + 11, टोटल 44 नंबर का। तो ये देख लेना। इसके बाद हम लेके आएंगे मॉडल पेपर, जिनके अंदर से आपका 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसे स्टूडेंट को जो पढ़ते तो हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। देखो साथियों एक चीज याद रखना कि टॉपर कब बनता है, जब वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लेके आता है, मतलब 80 नंबर का पेपर देता है, उसमें से नंबर ना कटे, 80 में से कम 75+ नंबर आए। लेकिन आप पढ़ते हो, क्वेश्चन भी सही करते हो, लेकिन नंबर कितने आते हैं, 40-45। इसकी ट्रिक होती है साथियों लिखने की, मतलब कॉपी लिखने की सही स्ट्रेटेजी होती है। जब वो स्ट्रेटेजी पालन करता है ना साथियों, तब वो जाके टॉपर बनता है। तो मैंने आपके लिए बैक पेंसिल टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स बनाया है, उससे आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो और टॉपर बन सकते हो। ये कोर्स आपके 10वीं ही नहीं, 11वीं 12वीं हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी ज्वाइन कर दो कोर्स को, ताकि आप फ्यूचर के अंदर ब्राइट कर सको। और इस पीडीएफ की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी साथियों। इस पीडीएफ को बाय करने पर आपको आपके टोटल 15 लेसन की समरी प्लस 3 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% पेपर यहीं से बनने वाला है। और जैसे एग्जाम कंप्लीट होते हैं
तो साथियों आपको है ना बग्गू फैशन के साथ जुड़कर घर बैठे गर्ल्स हो या स्टूडेंट हो जिनकी उम्र 8 से 4 से लेकर 120 साल तक की है, वो कोई भी बग्गू फैशन के साथ जुड़कर पैसा कमा सकते हैं। तो बग्गू फैशन के साथ भी जुड़ सकते हो। और अगर आपको एआई फाइनेंस और अपनी सेल्फ ग्रोथ सीखनी है तो भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लेना, वहां से आपको सब कुछ मैं प्रैक्टिकली खुद सिखाता हूँ साथियों। तो आप मेरे पास लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डिस्क्रिप्शन चेक कर दीजिए। और जो स्मार्ट पर्सन होता है वो कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है, और आप स्टूडेंट है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। हरे कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे वादा करता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले कि जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है वो 3.25 घंटे का होने वाला है और 80 मार्क्स का होने वाला है। इस एक वीडियो से आपके 60% प्लस मार्क्स देखने को नहीं मिले तो मैं यूट्यूब पर कंटेंट बनाना छोड़ दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। एक ऐसा मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, मॉडल पेपर कहना गलत होगा, डायरेक्ट पेपर कह सकते हो, लेकिन उसके अलावा मैं आपको ऐसे सीक्रेट और ऐसे हैक बताऊंगा आरबीएससी एग्जाम क्रैक करने के क्लास 10th का, जिसके अंदर आप 80 में से 80 मार्क्स पूरे पा सकते हो। और टॉपर वाली सारी स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, सारे सीक्रेट इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है और फिर वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का सेक्शन ए का, जो कि 12 प्रश्न आने वाले हैं और 12 अंक का होने वाला है। एमसीक्यू आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के साथियों 3 भेद होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की वैल्यू बताए, ठीक है। तो साथियों वह है, वो क्या है? सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, अमीर रेहान का जन्म कब हुआ था? तो अमीर रेहान का जन्म हुआ था पटना के अंदर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो वो मानते थे साथियों कबीर को। तो ऑप्शन आपका कौन सा? ब राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? तो नेताजी का जो चश्मा है, इस पाठ की विधा है साथियों कहानी। ये एक कहानी है, ना कविता है, ना नाटक है, ना उपन्यास है, क्या है? कहानी है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी ये भी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनु भंडारी जी। तो ऑप्शन आपका कौन सा? द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परशुराम अपने से बाहर क्यों हो गए थे? जो परशुराम थे वो आपे से बाहर क्यों हो गए थे? क्योंकि जब शिव धनुष को खंडित देखा तो वो आपे से बाहर हो गए या अपने से बाहर हो गए। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। उत्साह कवि के अंदर कवि ने जो साथियों किसको संबोधित किया है, वो क्या है? स्वयं को। तो ऑप्शन आपका द करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, सूर सागर के काव्य में किस भाषा का निखार रूप है? यानी जो सूरदास काव्य है उसके अंदर किस भाषा का निखार रूप है? तो वो है साथियों ब्रज भाषा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन आएगा, मधुगर्भ गुण कर कह जाता कविता में कौन अपनी कहानी कह रहा है? तो इसके अंदर साथियों जो पुष्प होता है वो अपनी कहानी कह रहा है। ऑप्शन आपका द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भोलानाथ का असली नाम क्या था? भोलानाथ का असली नाम था साथियों तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूं इसके लेखक के साथियों अंग्रेजी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब खंड ब के बारे में बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट बताता हूं और कुछ चीजें बताता हूं, बाकी की बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उनके मार्क्स से जो एवरेज आते हैं उनको डर सताया रहता है अंदर से कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। या वो स्टूडेंट जो पढ़ने के बाद भी उनके नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको सही ढंग से कॉपी लिखना नहीं आता। कॉपी कैसे लिखी जाती है ताकि 80 नंबर का पेपर हो, 80 में से 80 नंबर पूरा है, एक भी नंबर नहीं कटे। टॉपर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता है, कैसे कॉपी लिखता है ताकि 80 में से 80 उसको पूरा मिलता है? आप सही आंसर लिखोगे फिर भी आपके नंबर कट जाते हैं, 40-45 तक आ जाते हैं। तो कैसे लिखता है टॉपर कॉपी ताकि उसको 80 में से 80 नंबर मिले और एग्जामिनर को एक भी नंबर काटने का मौका ना मिले? वो सारी स्ट्रेटेजी प्लस कम टाइम में कैसे ज्यादा पढ़ना है, किस प्रकार सारा का सारा है जो मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा आपको, बैक बेंच टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स, ठीक है। उससे आप देख लेना साथियों, फिर आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो कोर्स आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा या इस चैनल की गोल्ड मेंबरशिप तरह से वो कोर्स फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर एंड स्क्रीन में प्ले लिस्ट आ जाएगी, उससे चेक कर लेना, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वो सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, आपको लाइफ टाइम टॉपर बनाने में वो कोर्स हेल्प करेगा। बहुत सारी मेहनत से हमने बनाए हैं, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके खंड अ के जो 6 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के, वो आएंगे साथियों डैश वाले, यानी अतिरिक्त जो होती है, जो रिक्त स्थान होता है उससे पूर्ति करनी होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, स्वर वर्ण डॉट प्रकार के होते हैं। जो स्वर्ण वर्ण होते हैं साथियों वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा, एकांकी शब्द में
बहुवीर्य समास होता है। एकांकी शब्द में कौन सा समास होता है? बहुवीर्य होता है। ठीक है, अगला है आप सभी का विनय शब्द में कौन सा अलंकार है? विनय शब्द के अंदर साथियों अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला है जो विशेषण किसी वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, परिस्थिति, नाम आदि को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आएगा किसी भाव, अवस्था, गुण या क्रिया के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तुम मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं आपको एजिटेड लाइव आंसर दूंगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द षष्ठी विभक्ति में प्रतीक का है, यानी प्रतीक शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति कौन है? प्रतीक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके खंड ब की तरफ। खंड अ का पहला आएगा साथियों आपका अपवर्तित गद्यांश। ये गद्यांश दिया रहेगा जो आपका 6 नंबर का आने वाला है साथियों, और 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको उत्तर देना है। तो पहला आएगा ऋतु के अनुसार ही लोकगीतों का संयोजन किया जाता है। भारत में 2 ही मौसम होते हैं, एक ग्रीष्म और एक वर्षा। बारिश के मौसम में उमंग और उल्लास की जड़ी लगती है, लोग खेतों में काम करते हुए गीत गाते हैं। ऋतु बदलते ही लोकगीतों की धुन भी बदल जाती है। इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने 6 प्रश्न आएंगे और 6 के उत्तर देने गद्यांश के। पहला है लोकगीत और मौसम के अनुसार क्यों बदल जाते हैं, यानी लोकगीत होते हैं जो मौसम के अनुसार क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि हर ऋतु की अलग अलग भावनाएं और परिस्थितियां होती है। ठीक है, दूसरा आएगा भारत में कितने मुख्य मौसम रहते हैं? तो भारत के अंदर मुख्य रूप से कितने मौसम रहते हैं? 2 रहते हैं, एक ग्रीष्म और एक वर्षा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस पैराग्राफ से सारे उत्तर देने हैं। फिर है आपका बारिश में लोग किन कार्यों में व्यस्त रहते हैं? तो खेतों में काम करते हुए, गीत गाते हुए, जो अभी हमने पढ़ा उसके अंदर से ये सारा कुछ। लोकगीत का महत्व क्या है? लोक संस्कृति भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। अगला है लोकगीत किससे प्रभावित होते हैं? तो वो होते हैं प्रकृति, वातावरण और मौसम से। और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा खुशहाली का पर्याय लिखिए। खुशहाली का पर्याय होता है समृद्धि या प्रसन्नता। ठीक है, फिर आएगा एक आपका अपठित पद्यांश जो कि 6 नंबर का आने वाला है, और एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपठित साथियों जो पद्यांश है वो हमने नहीं लिखा, एक इसी को ही हमने ले लेते हैं पद्यांश और गद्यांश सेम को। तो पद्यांश के अंदर कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि पद्यांश की काव्य विधा कौन सी है? तो गीत हो जाएगी। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? तो वो पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात कर रहा है। धरती को हम क्या जाने? धरती का हम माता स्वरूप जाने। अपने मन को मैदान पर क्या व्यक्त है? तो वो है उल्लास और उमंग। इससे साथियों आपको सीखना है कि किस प्रकार आपको उत्तर देना है, बाकी आपको पद्यांश और गद्यांश में सारे उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, धरती को हम कब जानेंगे? जब उसका मूल्य समझेंगे। पंकजों का आशय क्या है? मेहनत से धरती की सच्ची पहचानता होती है। इस प्रकार हमने जान लिया, दैट्स क्लियर। सेक्शन ए का पूरे जितने छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्लियर कर दिए। अब हम जानेंगे खंड ब के बारे में। ठीक है, जो कि आपके 7 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक आएगा, टोटल 14 नंबर के होने वाला है। ठीक है, इसको आपको कम से कम 30 से 40 शब्द के अंदर उत्तर देना है, 2 लाइन के अंदर। ठीक है, अब मैं रिकमेंड करूंगा, ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसके आंसर भी बताऊंगा। अगर समझ में नहीं आए या कुछ 19-20 हो जाए तो टेंशन मत लेना, इस प्लेलिस्ट को चेक करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपके टोटल 3 वीडियो के अंदर, पहले पार्ट 1 के अंदर क्षितिज का पूरा काव्य खंड समझाया, पार्ट 2 के अंदर क्षितिज का पूरा गद्य खंड समझाया, और पार्ट 3 के अंदर मैं आपके जो आपकी कृति का भाग 2 है उसका पूरा का पूरा समझा दिया है। ठीक है, मतलब 3 वीडियो के अंदर आपकी पूरी की पूरी बुक एक्सप्लेन करती है, तो वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना साथियों। ठीक है, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, और सेकंड चीज अगर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। पढ़ने में मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट में यस लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न आएगा सेक्शन बी का आपका कि नेताजी का चश्मा पाठ का आशय लिखिए। तो नेताजी का जो चश्मा था इस पाठ का आशय क्या था? यह पाठ समाज के दिखावे, राजनीति और बाहरी आडंबरों का व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। यानी जो ये पार्ट है वो राजनीति और जो बाहरी आडंबर होते हैं उसके ऊपर व्यंग्य फेंकता है। ठीक है, चश्मा का प्रतीक है लोगों की मानसिकता और अवसरवादिता को दिखाना। दैट्स क्लियर। अगला है नौबत खाने में इबादत का पाठ का सार लिखिए। यानी नौबत खाने में इबादत पाठ का क्या सार है वो बताना है। लेखक ने मंदिर की घंटियों, संगीत और आध्यात्मिक वातावरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति को गहराई से व्यक्त किया है। संगीत भक्त को ईश्वर से जोड़ने वाला माध्यम है। यह है आपका नौबत खाने का पाठ का सार। नौबत खाना कौन सा? जो वाराणसी की घाटियों को, जो वाराणसी की गलियों को अपने संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करता था। मैंने सारे पाठ के सारांश जो मैंने समझा रखे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करके उसे देख लेना। 7वां है संगतकार कविता का मूल उद्देश्य क्या है? संगतकार कविता का मूल उद्देश्य होता है मनुष्य को प्रकृति, साथियों और समाज से तालमेल बनाकर जीवन जीना सिखाना, क्योंकि संगीत से ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उभरता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अगला आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो है उत्साह में कवि ने बादल को किसका प्रतीक बनाया है? तो उत्साह आपकी कविता है उसके अंदर कवि ने बादल को है जब बाधाओं, निराशा और रुकावटों का प्रतीक बताया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आप सभी का, माता का आंचल पाठ में बिनुआ की माँ क्या कहती है। यानी जो माता का आंचल है पाठ के अंदर जो बिनुआ की माँ है वो क्या क्या करती है। जो बिनुआ की माँ होती है वो बच्चे की देखभाल करती है, सेवा करती है, दवा पानी देती है और भावनात्मक सहारा देती है। ठीक है, उसका मातृत्व निस्वार्थ और करुणा में होता है। दैट्स क्लियर। ये माता का आंचल पाठ के अंदर बिनुआ की माँ उसकी सेवा करती है। 10वां क्वेश्चन है, मैं क्या लिखता हूं पाठ में अनुभूति और अनुभव में अंतर बताइए। तो इसके अंदर अनुभूति हो रही है जो आंतरिक संवेदना है, यानी मैं क्या लिखता हूं ये सोच रहा है अंदर से, और अनुभव क्या होता है जो जीवन के अंदर घटनाएं घटी है वो लिख रहा है। लेखक लिखने को दोनों का मिश्रण मानता है, यानी लिखना और सोचना दोनों का मिश्रण मानता है। दैट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। अगला है आपका, मधु गर्भ और गुण मुहावरे का वाक्य में क्या प्रयोग होता है। यानी मधु गर्भ और गुण मुहावरे का वाक्य में क्या प्रयोग होता है। तो उसके स्वभाव में मधु गर्भ गुण थे, इसलिए सब उससे प्रेम करते थे। ठीक है, दैट्स क्लियर। खंड ब एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम खंड सी के बारे में बात करेंगे, जो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर सारा कुछ कवर कर लूंगा, जो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद भी आपको लगे कि कुछ मिस हो रहा है तो मुझे कमेंट करना, पार्ट 2 अभी कर दो। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार एक और मॉडल पेपर लेकर आऊं जिससे पूरा का पूरा 100% एग्जाम क्लियर हो जाए, तो मुझे बताना, और आपके लिए जो बोनस पॉइंट थे वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो सेक्शन बी का 12वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु कैसे हुई थी। तो बाल गोविंद भक्त की मृत्यु कैसे हुई थी वो जानते हैं। भक्त की मृत्यु गहन भक्ति, तप और कठिन साधना के कारण आई शारीरिक कमजोरी से हुई थी। वे भजन कीर्तन में डूबे रहते थे। अंत में उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया और वे परम शांति में लीन हो गए। दैट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की महक पाठ का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। कहानी में सामाजिक दिखावे और वर्ग भेद पर व्यंग्य हुआ है। लहसुन की महक एक प्रतीक है जो लोगों के संकुचित विचार और बाहरी निर्णयों को उजागर करती है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। ओके, टू बी कंटिन्यू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। दंतुरित मुस्कान कविता का संदेश क्या है, 60 शब्दों में बताना है। तो फसल की मुस्कान किसान के श्रम का प्रतिफल है। कविता आशा और श्रम, सौंदर्य और धरती प्रेम को दर्शाती है। दैट्स क्लियर माय स्टूडेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी का, वो है साना साना हाथ जोड़ी पाठ का विस्तृत सार बताइए। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ का विस्तृत हम सार जानते हैं, सो आपका सेक्शन डी के अंदर आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4 अंक का प्राप्त होने वाला है। अब किस प्रकार आपको आंसर लिखना है ताकि 4 में से 4 नंबर मिले, वो सारे सीक्रेट मैंने कोर्स के अंदर बताए हैं, जो जाके देख लेना। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ का विस्तृत सार जानते हैं। इस पाठ में सिक्किम के लोगों की सरलता, विनम्रता और अनुशासन का चित्रण हुआ है। वे हर आगंतुक का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। स्वच्छता और प्रकृति प्रेम और संस्कृति संरक्षण उसकी जीवन शैली का अंग है। लेखक उनके व्यवहार से प्रभावित होता है और बताता है कि सभ्यता बाहरी चकाचौंध नहीं है बल्कि विनम्र और आचरण में है। यानी जो साना साना हाथ जोड़ी, जो जिस लेखिका ने यह पाठ लिखा था, वो सिक्किम के अंदर सिक्किम को एक्सप्लोर करती है और वहां की घाटियों के, वहां के लोगों का, वहां का वातावरण अनुसरण करके इस पाठ के अंदर ठोकती है। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो है, मैं लिखता हूं इसका सार बताना है आपको 80 शब्दों के अंदर और 4 नंबर प्राप्त करने हैं। लेखक लिखने को अपनी आंतरिक पुकार मानता है। लेखक मानता है कि जो मेरी अंदर की अनुभूति है उनको मैं लिखना जरूरी है। अनुभवी अनुभूति, संवेदना और जीवन दर्शन उसके लेखन के आधार है। वो लिखता है क्योंकि मन में उठी तरंगें शब्दों में अभिव्यक्त होना चाहती है, यानी जो उसके मन के अंदर चीजें चल रही है वो अभिव्यक्त करने के लिए कवि जो लिखता है, ये मैं लिखता हूं का सारांश है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व बताइए। ये आपको निबंध लिखना है। ये 80 शब्द तो मैंने बोला है, आपके 80 शब्द नहीं आएंगे। निबंध के अंदर कम से कम आपको 250 से 300 शब्द लिखने। किस प्रकार लिखने, क्या लिखना है, वो सारे मैंने कोर्स के अंदर इंक्लूड किया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं मॉडल पेपर पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगा, जिससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं आपके अगले कि आपको विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का महत्व बताना है 80 शब्दों के अंदर। ठीक है, और सुशासन जीवन को दिशा देता है। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा गुण होता है जो समयबद्धता, एकाग्रता और जिम्मेदारी पैदा करता है। बिना अनुशासन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये छोटा सा हमने विद्यार्थी जीवन पर आपको निबंध बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आपको हम कोर्स के अंदर बताएंगे। 20वां है दैनिक शिक्षा आवश्यकता, यानी दैनिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है वो ऐसे शब्दों में बताना है। दैनिक शिक्षा जीवन में निरंतर विकास का माध्यम है। वो ज्ञान, व्यवहार, अनुभव और कौशल को विकसित करती है। इससे मनुष्य समाज, परिवार और कार्य क्षेत्र से संतुलित रूप से आगे बढ़ता है। साथियों, अगर इस पीडीएफ की आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और इस पीडीएफ को अभी डाउनलोड करने पर आपको आपके क्षितिज और दूसरी जो आपकी किताब है उन दोनों को मिला के टोटल 15 लेसन की समरी आपको फ्री मिल जाएगी। उसके साथ आपको ऐसे ही 2 से 3 मॉडल पेपर और मिल जाएंगे, और मेरा यकीन मानो 100% पेपर है जो पूरा उस एक पीडीएफ से मिलेगा। जो चीज़ें आप 12 महीने में नहीं पढ़ पाए
वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो और एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हो। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट इस पीडीएफ को बाय करके पढ़ लीजिए, सिर्फ 1 घंटे में अंदर पढ़ सकते हो। और आपके लिए इस पीडीएफ की प्राइस एकदम एकदम सिर्फ वड़ा पाव जितनी रखी है। तो फटाफट जाओ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वो खरीद लो। और यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट को देख लेना अगर टॉपर बनना है तो। और यकीन करते हो मेरा तो एक बार इस चीज को जरूर देख लेना। और हाँ, अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2, चेक दी डिस्क्रिप्शन और एक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए या नहीं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बाकी जय श्री राम, टेक केयर।